31 जनवरी 2020 को ब्रेक्सिट हुआ, यानी यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है जियोपॉलिटिक्स में, क्योंकि आपको सोचने पर मजबूर कर देता है एक नेशनलिज़म क्या होता है, नेशन क्या होता है और एक कंट्री क्या होती है। आइए देखते हैं आज की वीडियो में ये ब्रेक्सिट क्या है, क्यों हुआ और इससे क्या असर पड़ता है इन कंट्रीज़ पर और बाकी दुनिया पर। पहले तो यूनाइटेड किंगडम की खुद की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये ऐसी कंट्री है जो 4 कंट्री से मिलकर बनी है। मैप देखिए, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। 4 कंट्रीज़ मिलकर यूनाइटेड किंगडम को बनाती हैं, जो खुद में भी एक कंट्री है। और आप पूछेंगे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, 4 अलग अलग कंट्रीज़ हैं और मिलकर एक कंट्री भी है। पॉसिबल है दोस्तों, कुछ मायने में यूनाइटेड किंगडम एक अपनी इकलौती कंट्री है और कुछ मायनों में ये 4 अलग अलग कंट्रीज़ हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल क्रिकेट में आपने देखा होगा, इंग्लैंड की अलग टीम होती है, स्कॉटलैंड की अलग होती है, लेकिन ओलंपिक्स में यूनाइटेड किंगडम की एक ही टीम होती है। पार्लियामेंट एक है पूरे यूनाइटेड किंगडम का, करेंसी भी एक है, लेकिन इन चारों कंट्रीज़ के पास अपने फ्लैग्स हैं। इनफैक्ट यूनाइटेड किंगडम की पीएम की वेबसाइट पर लिखा हुआ है एक कंट्री विद इन कंट्रीज़ है। यूनाइटेड किंगडम के साइड में है आयरलैंड, और आयरलैंड अपनी कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट कंट्री है, यूनाइटेड किंगडम का पार्ट नहीं है, लेकिन 1922 से पहले ये यूनाइटेड किंगडम का पार्ट हुआ करता था। जब हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं उसमें आता है इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। इसलिए विकिपीडिया पेज पर देखोगे यूनाइटेड किंगडम के लिए लिखा हुआ है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, लेकिन 1922 से पहले इसे कहा जाता था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड आजकल अलग हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ब्रेक्सिट के रेफरेंडम से पहले 2014 में स्कॉटलैंड में रेफरेंडम हुआ था, जहां पर लोगों से पूछा गया था कि आप स्कॉटलैंड को यूनाइटेड किंगडम का पार्ट रखना चाहते हैं या स्कॉटलैंड को भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना देना चाहते हैं आयरलैंड की तरह। 55% लोगों ने वोट करके कहा था कि हम स्कॉटलैंड को यूनाइटेड किंगडम का पार्ट रखना चाहते हैं। इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि ये रेलेवेंट है, आगे ब्रेक्सिट के रेफरेंडम से काफ़ी रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं आगे बात करूँगा। अब आते हैं यूरोपियन यूनियन पर। जर्मनी, स्पेन, इटली, पोर्चुगल जैसे 28 कंट्रीज़ ने साथ मिलकर एक यूनियन बनाया जिसे कहते हैं यूरोपियन यूनियन। लेकिन कुछ एस्पेक्ट से अगर आप इसे देखोगे तो ये यूरोपियन यूनियन भी खुद में एक पूरी कंट्री है, बिल्कुल यूनाइटेड किंगडम की तरह। ऐसा कि कोई बॉर्डर्स नहीं है इन कंट्रीज़ के बीच में, बॉर्डर चेक्स नहीं होते, आराम से पास कर सकते हो। आप जर्मनी से फ्रांस भी जा सकते हो और फ्रांस से स्पेन भी जा सकते हो। इन सारी कंट्रीज़ के बीच में कोई बॉर्डर नहीं है। इन सारी कंट्रीज़ में एक ही करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है और वो करेंसी है यूरो। पूरे यूरोपियन यूनियन का एक पार्लियामेंट भी है। वैसे तो इन सारी कंट्रीज़ के अपनी नेशनल पार्लियामेंट्स हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन का भी एक पार्लियामेंट है। इन सारी कंट्रीज़ में रहने वाले लोग उस यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर्स को पार्लियामेंट्स चुनकर वोट कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन के पास इतनी अथॉरिटी भी है जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करे, जो सारी कंट्रीज़ को फॉलो करना पड़ेगा जो यूरोपियन यूनियन के अंडर आते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि यूरोपियन यूनियन के पास कुछ ज़्यादा ही पावर है, ये जो डिक्टेट करता है वो हमारी कंट्री को करना पड़ता है, और कुछ लोगों को ये पसंद आता है, कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आता, इसीलिए वो यूरोपियन यूनियन के अगेंस्ट है। ये सब यूरोपियन बनाने का क्या पॉइंट बना, इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं दोस्तों। यूरोपियन यूनियन जब बनाया गया था, मेन पर्पस था पीस प्रमोट करना इन कंट्रीज़ के बीच में। वर्ल्ड वार 2 के बाद बनाया गया था, और वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में ये सारी यूरोपियन कंट्रीज़ एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। इनफैक्ट जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो दुश्मनी थी, इंडिया और पाकिस्तान के लेवल की दुश्मनी थी। लेकिन वर्ल्ड वार 2 के बाद हिटलर के जाने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि बहुत लड़ाई हुई, अब हमें पीस को प्रमोट करना पड़ेगा, और ये पीस तभी मेंटेन किया जा सकता है तो हम साथ मिलकर काम करें एक यूनियन की तरह। 1950s और 1960s में इन्होंने ट्रेडिंग ओपन की, यूनियन बनाया ट्रेडिंग करने के लिए, और धीरे धीरे ये और बाकी कंट्रीज़ भी साथ साथ जुड़ती गई और यूनियन स्ट्रॉन्ग बनता गया। 1999 में डिसाइड किया कि हम अपनी एक करेंसी भी बना लेते हैं, और इतना सब एक साथ करने से ना सिर्फ पीस प्रमोट होता है बल्कि वर्ल्ड मैप पर ये एक पावर बनकर खड़े हो जाते हैं। यूरोपियन यूनियन एक सुपर पावर बन जाता है जो ये कंट्रीज़ अकेले नहीं बन पाती। इकोनॉमिकली भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि आप सोचें जर्मनी कुछ चीज़ों में अच्छा है, स्पेन कुछ चीज़ों में अच्छा है, इटली के खेतों में ऑलिव ऑयल अच्छा मिलता है, और अगर कोई ट्रेड बैरियर्स नहीं होंगे इन कंट्रीज़ के बीच में आसानी से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो पाएंगी। एक कंट्री के डिसएडवांटेज को कंपनसेट किया जा सकता है दूसरे कंट्री के एडवांटेज से। वर्कर्स भी एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज आसानी से जा सकते हैं।
और अगर कोई न्यू बिजनेस भी खोलना चाहता है तो उसे भी इन सारी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज मार्केट में एक्सेस मिलेगा और यही सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बाकी यूरोपियन कंट्रीज में भी, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा है हर एस्पेक्ट से। लेकिन जो इस यूनियन की स्ट्रेंथ है वही इसकी वीकनेस भी है। अगर आप इतनी सारी कंट्रीज के लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे तो सबको खुश रखना बहुत ही मुश्किल होता है और काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स भी होंगी। लेकिन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ को अपनी एक चॉइस देता है, हर चीज़ में अपनी राय नहीं थोपता। जैसे कि यूरो एज अ करेंसी सबको चॉइस मिली हुई है, अगर आप यूरो एज अ करेंसी यूज़ करनी है अपनी कंट्री में तो करें, नहीं करनी तो ना करें, अपनी करेंसी यूज़ करें। इसलिए डेनमार्क, पोलैंड, हंगरी जैसे कंट्रीज़ में यूरो अभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। शेंगन एरिया में अगर आपको आना है नहीं आना इसकी भी आपको चॉइस मिली हुई है, लेकिन कुछ चीज़ों में यूरोपियन यूनियन ने ऐसे रूल्स बनाए कि काफ़ी लोग नाराज़ हो गए, जैसे कि 2015 के रेफ्यूजीज क्राइसिस। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि हर यूरोपियन कंट्रीज़ को एक फिक्स नंबर ऑफ रेफ्यूजीज अपनी कंट्रीज़ में लेने पड़ेंगे एज प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन। और इससे भी बहुत लोग नाराज़ हुए और उसके बाद से फीलिंग्स जागने लगी कुछ लोगों के बीच में कि हमें यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं रहना, ताकि हम अपनी कंट्रीज़ के डिसीजंस खुद ले सकें। हमें अपनी कंट्रीज़ के अंदर रेफ्यूजीज और इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए। और ब्रिटेन में काफ़ी दिखा जहाँ पे जो राइट विंग पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी, उन्होंने इस चीज़ का काफ़ी एडवांटेज उठाया और लोगों को कहा कि हम यूरोपियन यूनियन से निकलना चाहते हैं और प्रेशर बनाया गया। कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर भी दो फैक्शंस थे, एक चाहता था कि हम यूरोपियन यूनियन से अलग हों और एक ऐसा नहीं चाहता था। लेकिन जो चाहता था कि हम ब्रेक्सिट करें यानी यूरोपियन यूनियन से अलग हों, इस चीज़ को लेकर उससे प्रेशर बनाया और एक रेफरेंडम कराया। 2016 में यूनाइटेड किंगडम में ब्रेक्सिट का रेफरेंडम हुआ, इसमें 52% लोगों ने वोट करके कहा कि हम यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाहते हैं। इस रेफरेंडम के दौरान एक ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाई गई, बहुत बड़े स्केल पर फेक न्यूज़ चलाई गई, जिससे कि लोग मजबूर हुए ब्रेक्सिट के लिए वोट देने में। इस प्रोपेगेंडा कैंपेन की हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे फिलहाल। अगर आपको इस कैंपेन के बारे में डिटेल में जानना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। 2017 की एक स्टडी ने बताया कि जिन लोगों ने ब्रेक्सिट के लिए वोट दिया वो ज़्यादातर लोग लोअर इनकम ग्रुप से आते थे, जो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार थे, रूरल रीजन्स में रहने वाले लोग थे और ज़्यादा एज के लोग थे। इन लोगों को डर ये था कि अगर इमिग्रेंट्स आकर इन लोगों की जॉब छीन लेंगे और इनके लिए जॉब्स नहीं बचेंगी। इसके बाद 4 साल तक यूनाइटेड किंगडम में काफ़ी इंस्टेबिलिटी रही और 31 जनवरी 2020 को एक्चुअली में ब्रेक्सिट हो गया। ब्रेक्सिट के एक बहुत बड़े स्केल पर इफेक्ट्स देखे गए, जैसा कि यूरोपियन यूनियन से अलग होने पर टैरिफ्स लगाए गए, जो कि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स हुई यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, और ट्रेड बहुत मुश्किल हो गई। और ये बहुत बुरी खबर थी यूके में रहने वाले लोगों के लिए। 1/3 इंपोर्ट्स यूनाइटेड किंगडम की यूरोपियन यूनियन से आती थी और अब उन पर टैरिफ्स लगाई गई तो वो चीज़ें मज़ीद महंगी हो गई। इन जनरल यूके की कंपनीज को एक भारी नुकसान सहना पड़ा, क्योंकि वो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में जाकर पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बिडिंग नहीं कर सकती थी और ना तो वो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के मार्केट्स को एक्सेस कर सकती थी, ना ही वो यूरोपियन कंट्रीज़ के वर्कर्स को अपनी कंपनी में हायर कर सकती थी। इन सब लॉसेस की वजह से बहुत सी यूके की कंपनीज मुल्क छोड़कर चली गईं, या तो वो यूरोपियन यूनियन में शिफ्ट हो गई या फिर आयरलैंड चली गई, क्योंकि आयरलैंड अभी भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट था। यूनाइटेड किंगडम के सिटीजन्स के लिए जॉब्स के पर्सपेक्टिव से भी एक बहुत बड़ा नुकसान था, कि जब वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट था, कोई भी यूके का सिटीजन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ में आसानी से जॉब ढूंढ सकता था और जॉब कर सकता था, क्योंकि कोई बॉर्डर्स नहीं थे, फ्री मूवमेंट अलाउड थी लोगों के बीच में। लेकिन अब ब्रेक्सिट होने के बाद जब अपॉर्चुनिटीज़ एक कंट्रीज़ तक महदूद रह गई, जो ब्रेक्सिट से पहले काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, इन सब रीजंस की वजह से एक इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ा यूके की इकॉनमी पर। ब्रेक्सिट का वोट हुआ था तब 2018 की एक स्टडी ने बताया कि 2.5% जीडीपी का नुकसान हुआ यूके की इकॉनमी पर। 30% तक इन्वेस्टमेंट कम हो गई, 1.5% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, 1% पर इनकम कैपिटा कम हो गया। अब आते हैं स्कॉटलैंड के केस पर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। ये मैप देखिए, किन रीजन्स में लोगों ने ब्रेक्सिट रेफरेंडम के दौरान लीव करने को वोट किया और किन रीजन्स में लोगों ने कहा कि हम यूरोपियन यूनियन का पार्ट बने रहना चाहते हैं। आप देखें कि स्कॉटलैंड रीजन में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी लोगों ने कहा कि हम यूरोपियन यूनियन के साथ बने रहना चाहते हैं, लेकिन स्कॉटलैंड वन ऑफ द 4 कंट्रीज है यूके में। लेकिन ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज ब्रेक्सिट के फेवर में गया, लेकिन स्कॉटलैंड में मेजॉरिटी लोग यूरोपियन यूनियन का पार्ट रहने के फेवर में थे। अब स्कॉटलैंड के लोग नाराज हो गए और वो एक और रेफरेंडम कराना चाहते थे कि यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़ जाएं। ऑब्वियसली यूनाइटेड किंगडम को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि और भी ज़्यादा इकोनॉमिक इफेक्ट पड़ता। स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम को छोड़कर चला गया। अब आप ये सोचें कि स्कॉटलैंड के लोग जो करना चाह रहे थे, या वो एंटी नेशनल थे जो कि यूके से अलग होना चाहते थे, या फिर वो नेशनलिस्ट थे क्योंकि वो अपनी कंट्री स्कॉटलैंड के और स्कॉटिश लोगों के बारे में सोच रहे थे।
उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मज़ीद इसी तरह वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।